शुरुआत होती है एक कॉलेज कैंटीन से। 5 दोस्त बैठे हैं और वही पुरानी बहस चल रही है कि यार इस बार छुट्टी में जाएं तो जाएं कहाँ। गोवा का प्लान। अरे वो तो इतनी बार बना और बिगड़ा ना कि अब तो नाम सुन के ही बोरियत होने लगी थी। उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो यादगार रहे। और तभी मयूर, जो अब तक चुपचाप अपने फोन में लगा हुआ था, उसने एक नाम सुझाया। एक ऐसी जगह का नाम जिसके बारे में सोचकर ही मतलब लोगों की रूह कांप जाती है। उसने अपनी दादी की कही एक पुरानी बात को दोहराया, जो किसी चेतावनी जैसी थी। उसने कहा, दुमास में अगर रात के अंधेरे में कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे ना, तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। बस इस एक लाइन ने उस कैंटीन के पूरे शोर को एक अजीब सी भारी खामोशी में बदल दिया। एक हॉन्टेड बीच पर जाने का आइडिया। दोस्तों के ग्रुप में ये बात एक चिंगारी की तरह फैल गई। कुछ की आंखों में तो एक्साइटमेंट की चमक थी, लेकिन कुछ के चेहरे पर एक अनजाना सा डर भी था। बहस शुरू हो गई। क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर उन अंधेरी लहरों में वाकई कोई राज दफन है? काफी बहस के बाद खैर एक बीच का रास्ता निकाला गया। एक ऐसा प्लान बनाया गया जो सुनने में बिल्कुल सेफ लगे। तय ये हुआ कि सब मयूर के गांव वाले घर पर रुकेंगे, बीच पर सिर्फ और सिर्फ दिन की रोशनी में जाएंगे और सूरज ढलने से बहुत पहले वहां से निकल लेंगे। रात रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये कोई एडवेंचर नहीं था, बस जाकर देखना था कि आखिर माजरा है क्या। तो अगली दोपहर जब वो लोग दुमास बीच पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर उन्हें अपनी सुनी हुई बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, चारों तरफ खाने पीने के स्टॉल्स लगे थे। मतलब डर की तो दूर दूर तक कोई परछाई तक नहीं थी। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के पीछे दुमास का एक दूसरा चेहरा भी छिपा था। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सामने आता था। और उस अंधेरे का पहला इशारा उनके पैरों के ठीक नीचे था, वहां की रेत। वो सुनहरी नहीं थी, बल्कि अजीब तरह से काली थी, एक अननेचुरल स्याह कालापन। और इस काली रेत के पीछे की जो कहानी है, वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कहा जाता है कि सदियों पहले ये पूरा इलाका एक बहुत बड़ा शमशान घाट हुआ करता था। ये रेत असल में मिट्टी और अनगिनत जली हुई चिताओं की राख का मिक्सचर है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कई लाशों को तो बिना जलाए ही यहीं दफना दिया गया था। वो लोग अभी इस ख्याल से उभर ही रहे थे कि पास से गुजरते एक बूढ़े कबाड़ी वाले ने उनकी तरफ देखा और बोला, इस हिस्से में आत्माएं आराम करती हैं। इस जमीन के नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही जैसे वहां की पूरी फिजा ही बदल गई। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि भारी महसूस होने लगी थी। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था। तभी कुशल की नज़र दूर एक टूटी फूटी वीरान सी इमारत पर पड़ी। उसने वहां तक जाने की जिद पकड़ ली और ऐसा करके उसने ग्रुप से किया हुआ वो वादा तोड़ दिया कि वो अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे। बस यहीं से उस ग्रुप में दरार पड़नी शुरू हो गई। जो 5 दोस्त एक साथ इस सफर पर आए थे, अब उनका वो बॉन्ड कमजोर पड़ने लगा था। बेचैनी और एक अनकहा सा डर अब उनकी दोस्ती पर हावी हो रहा था। तो देखिए ग्रुप टूटा कैसे। सबसे पहले तो रिया, उसे ना कुछ बहुत अजीब सा, बहुत गलत महसूस हो रहा था। उसने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो आगे नहीं जा रही। आरव उसके साथ रुक गया। ठीक है, बचे 3, नील, कुशल और मयूर। वो लोग आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर नील ने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो पूरा बीच खाली था, सन्नाटा। बस उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई और वो भी वापस भाग गया। तो अब बचे सिर्फ 2 लोग जो उस खंडर की तरफ बढ़ रहे थे, कुशल और मयूर। समंदर के किनारे पहुंचकर वो दोनों लहरों को देखते हुए वक्त का हिसाब ही भूल गए। और जब होश आया तब तक दिन की आखिरी रोशनी भी जा चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। अब उनके दिल में असली घबराहट ने घर करना शुरू किया था। उन्होंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हों। वो बीच वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर एक एक करके उनके फोन्स ने भी दम तोड़ दिया। अब वहां सिर्फ वो 2 थे और समंदर की डरावनी लहरों का शोर। और तभी उस शोर के बीच से एक बहुत ही नर्म सी आवाज आई। किसी ने कुशल का नाम पुकारा। वो आवाज किसी एक तरफ से नहीं आ रही थी। कभी लगता समंदर से आ रही है, तो कभी पीछे रेत से। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उसका नाम फुसफुसा रही हो। अचानक एक और पुकार सुनाई दी, और इस बार मयूर के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने कांपते हुए कहा, ये तो मेरी दादी जैसी आवाज है। वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और जिनका आज तक कोई पता नहीं चला था। डर अब दहशत में बदल चुका था। इसके ठीक बाद हवा में जलती हुई लकड़ी की एक बहुत तेज गंध फैल गई, बिल्कुल वैसी जैसे किसी चिता के जलने से आती है। उस नमकीन हवा में ये गंध किसी अशुभ संकेत की तरह थी। और फिर तो जैसे खौफ ने सारी हदें ही तोड़ दी। एक के बाद एक, पहले सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आग में जलती परछाइयां, फिर पता नहीं कहां से कुत्तों का एक झुंड आ गया, उन्हें घेर कर पागलों की तरह भौंकने लगा और फिर अचानक गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। इसके बाद राम नाम सत्य है के नारे लगाते हुए एक पूरी की पूरी शव यात्रा उनकी तरफ दौड़ने लगी। और जब उन्हें लगा कि बस अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक तभी समंदर की लहरों को चीरती हुई एक बहुत बहुत बड़ी चमकती हुई परछाई बाहर निकली। वो आवाजें, वो गंध, वो जलती हुई परछाइयां, सब कुछ एक साथ उन पर हावी हो गया। उनके दिमाग ने जवाब दे दिया। शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सका और वो दोनों वहीं काली रेत पर गिरकर बेहोश हो गए। अगली सुबह रिया, आरव और नील मयूर के परिवार और पुलिस के साथ उसी वीरान बीच पर अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। हवा में उम्मीद से ज्यादा एक अनजाना सा खौफ था। घंटों की तलाश के बाद आखिरकार कुशल और मयूर मिल ही गए, उसी खंडर के पास, पानी के किनारे, बेहोशी की हालत में। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और पूरा शरीर रेत से ढका था, जैसे समंदर ने ही उन्हें बाहर फेंका हो। जब उन्हें घर लाया गया तो दोनों तेज बुखार में तप रहे थे। फिजिकली तो वो पूरी तरह टूट चुके थे, पर उनकी आंखों में जो दहशत थी वो किसी भी बुखार से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो उस रात के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। कई दिनों के बाद जब उनका बुखार थोड़ा कम हुआ, तब जाकर उन्होंने कांपती हुई आवाज में उस रात की कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिस पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन उनकी आंखों का डर उनके हर लफ्ज को सच्चा साबित कर रहा था। दुमास बीच का वो अनुभव उन दोनों पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। कहते हैं, आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी मयूर को जब नींद में जलती लकड़ी की गंध आती है तो वो चीख मारकर उठ बैठता है।